गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन टर्म्स होता क्या है। तो आपने कभी दूध को देखा है? दूध को आप बहुत देर तक रख दोगे ऐसे ही तो वो फर्मेंटेट हो जाता है। फिर हम लोग उसको गर्म करके उसको हम लोग पनीर बना लेते हैं, छेना बना लेते हैं, दूध प्रोडक्ट बना लेते हैं। या फिर हम लोग कोई सब्जी वब्जी जो होता है वो काटते हैं, काट के जब लोग वो बनाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है जैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम लोग कोई सब्सटेंस लेते हैं और उसको जब हम लोग किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस होता है ना, उसमें हम लोग देखेंगे जो न्यू सब्सटेंस होता है ना वो एक न्यू प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाती हैं। ठीक है। और एक सिंपल टर्म्स हम लोग बात करें तो अगर दो या दो से अधिक एटम्स से मॉलिक्यूल्स मिलकर एक नया एलिमेंट बनाता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में ना बेसिकली दो पार्ट हम लोग जानते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो एक सिंपल टर्म्स हम लोग बात करते हैं कि मान लो कि अगर आप एक रोटी बनाते हो तो उसमें आटा और पानी को घोलते हो, उसके बाद उसको बेल के हम लोग आग में देते हैं तो वो रोटी बन जाता है। तो इसमें जो आटा और पानी जो है जिससे हम लोग रोटी बना रहे हैं वो आटा और पानी को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो एक नया प्रोडक्ट बन के निकल रहा है जो रोटी, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें एक बात हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है ना वो हमेशा डिफरेंट होता है आपका द प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टेंट में। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो कैसे समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन हो, उसमें कुछ फीचर्स होते हैं ना, तो उस फीचर्स के बारे में लोग जानते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो हम लोग इजीली अंडरस्टैंड और दिखेगा, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ये पीपीटी में लिखना भूल गए हैं। एक इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है फ्रेंड्स, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इसमें क्या होता है ना कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो उसमें तुम्हारा गैस इवॉल्व होता है और उसके बाद हमारे एक नया प्रोडक्ट बन के निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कभी जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो एक हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। ठीक है। तो प्रेसिपिटेट जो होता है एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के वक्त में सॉल्यूशन से बाहर और सेपरेट हो जाता है। तो हम लोग को बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स जिसमें हम लोग को प्रेसिपिटेट भी मिलेंगे। थर्ड वन जो है वो हमारा होता है चेंज इन कलर, मतलब आपको कलर चेंज दिखेगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जो कलर चेंज दिखते हैं। कई दफ़ा आप देखोगे कि आप कभी हल्दी यूज़ करना और हल्दी के यूज़ करते वक्त ना आप अगर उस हल्दी में लेमन मिलाते हो फ्यू ड्रॉप्स तो आप देखोगे कि हल्दी का रंग जो है ना वो रेड हो जाएगा। ठीक है, लाल लाल हो जाता है पूरा एकदम। कई दफ़ा लड़कियाँ लोग क्या करती हैं ना कि हल्दी लगा लेती है और उसमें नींबू मिला लेती है और सोचती कि गोरी हो जाएंगी, लेकिन हो जाती है लाल। तो ये चीज़ क्या हो गया उसके साथ, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तुम लोग बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे कि तुम मान लो कि कभी घर में किसी का चूना पोताई हुआ होगा ना, लड़की जो शक्ल में करती वो नहीं, चूना पोताई घर में। ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि चूना को ना एक दिन पानी में फुला के डालना होता है। क्यों डालना होता है ना कि जब आप चूना को पानी में मिलाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि चूना बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है, पूरा गर्म भाप छोड़ता है और वो पानी में ना बड़ा बड़ा बुलबुला सा आता है। वो बुलबुला क्या होता है ना, वो गर्म जो चूना का गर्मी है ना वो बाहर निकलता है और उस समय हाथ डालोगे ना तो जल जाएगा। तो हाथ नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। तो ये भी क्या बता रहा है, ये हम लोग को चेंज इन टेम्परेचर बता रहा है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। और लास्ट जो है वो है चेंज इन स्टेट। स्टेट जो होता है मतलब सॉलिड से लिक्विड कुछ होता है, लिक्विड से गैस, इस तरह का के चेंजेस देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शन में।
कई दफ़ा देखे होगे मोमबत्ती जला जला कर वो जो हाथ में डाल के हम लोग लिक्विड जो होता है वो लेते हैं, तो मोमबत्ती जो होता है वो सॉलिड होता है, जब गलने लगता है तो लिक्विड निकलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है ना। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किस तरीक़े से लिखा जाता है। तो बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको सिंपल हम लोग सिंबल से दे देते हैं या फार्मूलाए लिख देते हैं, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है इसमें हम लोगों को एक बात बहुत ही नॉर्मल चीज़ होता है कि आपका एक कंजर्वेशन ऑफ मासेस होता है कि जितना एटम जो होता है आपका रिएक्टेंट में दिखता है उतना ही एटम आपके प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोल कर गया है ना कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब हम लोग जितना एटम डालेंगे, मान लीजिए कि आप किसी चीज़ में 1 किलो आलू डालते हैं और 1 किलो चिकन लाते हैं, तो वो 1 किलो चिकन जब बनेगा तो उसमें कितना निकलना चाहिए? निकालना तो आपको 1 किलो ही चाहिए, लेकिन हम लोग को कम हो जाता है। क्या के लिए? उसमें कुछ एवापोरेट हो जाता है, वाटर पार्टिकल रहता है, कुछ बहुत सारा चीज़ें रहते हैं जिसको वेट कम दिखने लगता है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितना एटम्स आपका रिएक्टेंट में होगा उतना ही एटम आपका प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो अब हम जानेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बैलेंस जो होता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी हम लोग दोनों बात कर रहे थे कि हम लोगों का आपका जो जैसा हम लोग बात करते थे कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोल के गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जितना भी नंबर ऑफ़ एटम्स जो है रिएक्टेंट में हो वो इक्वल टू होना चाहिए आपका नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट में भी। मतलब यहाँ पर जितना एटम होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तभी उसको बैलेंस फॉर्म में कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बैलेंस का। इसमें दिखा रहा है कि जिंक जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो अब इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट का और नंबर ऑफ़ एटम प्रोडक्ट का इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए जिंक के बारे में। तो जिंक में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर भी आपका 1 है। डैट मीन्स जिंक जो है वो बैलेंस्ड है। अब एक एक करके देखते जाइए। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन का बारी। यहाँ पर H2 दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, 2 एटम्स है। यहाँ पर भी H2 दिख रहा है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये भी बैलेंस है भैया। तब तो आगे बढ़ते हैं। अब सल्फ़र का बारी आया। यहाँ पर S1 लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर भी S1 है, चलो सल्फ़र भी हो गया। अब आखिरी बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर O4 है, मतलब ऑक्सीजन नंबर ऑफ़ एटम कितना है, 4। यहाँ पर भी O4 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन का एटम कितना है, 4। मतलब भैया जी ये एकदम तरीक़ा से बैलेंस है, इसको बैलेंस नहीं करना है। इसी प्रकार एक अनबैलेंस का भी देख लेते हैं। अनबैलेंस में हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पर H2 प्लस O2 जो हम लोग रिएक्ट करके क्या निकला है, H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 आपका है। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ एटम्स कितना है, रिएक्टेंट में 2 है भैया। यहाँ पर प्रोडक्ट में कितना, ये भी 2 है, मतलब ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन का दिखा रहा है रिएक्टेंट में O2 है, मतलब एटम्स कितना है, 2 है। और यहाँ पर सिर्फ O है, मतलब 1 है। ये तो मैच नहीं किया, ये तो गड़बड़ हो गया भाइयों। तो अब क्या करना है, ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना है। इसी से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आता है कि अनबैलेंस्ड को बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करते वक्त में हम लोग बहुत सारी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। पहले तो हम लोग इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहिए। कैसे बना सकते हैं हम लोग किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव?
सबसे पहले हम लोग उसका फिजिकल स्टेट बताएंगे। मान लो कि कोई भी जो आपका एलिमेंट यूज़ हो रहा है वो सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है। अगर वो सॉलिड में होता है तो हम लोग स्मॉल एस का यूज़ करते हैं, लिक्विड में होता है तो स्मॉल एल का यूज़ करते हैं, गैस में होगा तो स्मॉल जी का यूज़ करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन हुआ तो AQ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इस तरीक़ा से हम लोग फिजिकल स्टेट बता सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। दूसरा बाय इंडिकेटिंग हीट, हम लोग हीट बताने के लिए डेल्टा साइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना ये डेल्टा साइन, इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी अगर रिएक्शन में आपका हीट का इवोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग डेल्टा साइन से उसको बताते हैं। और तीसरा बाय इंडिकेशन द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो किस कंडीशन में हो रहा है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग एक सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हम लोग को दो चीज़ दिमाग में हमेशा लगाना चाहिए कि हम लोग कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त में हम लोग नीचे की ओर, जो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 लगा हुआ है, इस तरीक़ा से हम लोग कभी भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग लगाएंगे हम लोग आगे लगाएंगे, कभी भी हम लोग उसको इक्वल करने के लिए नीचे की ओर यूज़ नहीं करेंगे। ये पहला पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा एक अमोनिया है, तो अगर इसके आगे हम लोग कुछ लगाते हैं, मान लो 2 लगाते हैं, तो ये 2 ना सिर्फ नाइट्रोजन के लिए, ये आपका हाइड्रोजन के लिए भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि N को हम लोग को 2 बनाना है तो यहाँ 2 लगा दिए, ये गलत माना जाएगा। या यहाँ पर NH आपका है कि NH3 है तो N को 2 बनाने के लिए हम लोग यहाँ 2 लगा दिए तो N2 बन गया। ये सिर्फ N2 नहीं बनेगा, ये 2 जो है ना ये H के साथ भी होगा और H कितना बन जाएगा, टोटल 6 बन जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है बनाने वक्त में। ठीक है, ना ही हम लोग क्या 2 बात बोले, ना ही हम लोग नीचे इसका बैठा सकते हैं जो बैठा हुआ है आगे में, और अगर हम लोग आगे लगाएंगे कुछ भी तो ये पूरा का पूरा इसके लिए होगा, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के लिए होगा। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि H2 + N2 बन के क्या आ रहा है, NH3 अमोनिया। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है रिएक्टेंट में। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2 और नाइट्रोजन कितना दिख रहा है 2। चलो दोनों का 2 है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रोडक्ट में आते हैं तो हम लोग को दिख रहा है हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और हम लोग को नाइट्रोजन कितना दिख रहा है 1। ये तो बैलेंस हुआ नहीं। अब इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे, तो चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके हम लोग देखेंगे क्या कि फ़िलहाल हम लोग नाइट्रोजन जो है उसमें प्रोडक्ट में कम है और इसमें दोनों इक्वल है, तो हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में पहले बढ़ाते हैं। तो प्रोडक्ट में जो अमोनिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे में 2 लगा के देखते हैं। अगर हम लोग आगे में नीचे नहीं, आगे में 2 लगा के देखते हैं। जैसे अब आगे में 2 लगाएंगे, अब क्या होगा, फिर से हम लोग रिएक्टेंट देखेंगे। डब्बा बना के अगर आप बनाएं तो बहुत आसानी होगा। अब क्या हो गया, रिएक्टेंट में 2 है, हाँ, और प्रोडक्ट में भी 2 अमोनिया 2 नाइट्रोजन हो गया। लेकिन हम क्या बताएं कि जैसे हम लोग आगे में 2 लगाते हैं, ये 2 H के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब अब H कितना हो गया है, 6 हो गया है, H6 हो गया। लेकिन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना बन गया, 6 बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं कि आपका दोनों को दोनों इक्वल हो सकता है। 6 को तो हम लोग 2 बना नहीं सकते, 2 को 6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इंटू थ्री करके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे में अगर हम लोग 3 लगा देते हैं तो हमारा इक्वेशन जो होगा वो पूरी तरह से इक्वल हो जाएगा। देख रहे हैं आप। अब आप देखो ध्यान से, 3H2 + N2 = 2NH3। अब ये बन गया पूरी तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व किए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार हम लोग एक और मैथ देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन देखें, यहाँ पर भी आपको मिलेगा Fe + H2O एरो Fe3O4 + H2। इसमें आपका 3 दिख रहा है, एक है हाइड्रोजन, एक है आयरन और एक है ऑक्सीजन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग
एक बॉक्स बनाया, उसमें ध्यान से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना है क्या है वो हम लोग ध्यान देंगे। Fe कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो Fe रिएक्टेंट में 1 है। और यहाँ पे Fe कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, चलो ये बैलेंस दिख रहा है। उसका H कितना दिख रहा है, रिएक्टेंट में 2 दिख रहा है। और यहाँ पे H कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये भी बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे O कितना दिख रहा है, O दिख रहा है आपका, सॉरी ये गलती लिखा हुआ है, Fe यहाँ पर 3 दिख रहा है, ये लिखने नहीं आया, 3 है। और यहाँ पे O कितना दिख रहा है, 1, और यहाँ पे दिख रहा है 4। तो हम लोग को देखा जाए तो क्या बैलेंस करना है, Fe मतलब आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है आयरन Fe, तो यहाँ पर भी 3 लगा देते हैं, 3 लगा दिए। अब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 हो गया। ये तो इजी था क्योंकि यहाँ पर अकेले था तो 3 लगा दिए। लेकिन यहाँ पर O4 है ना, तो ऐसा क्या करें जो हम लोगों को ये, तो Fe में 3 लगा के हम लोग आयरन को बैलेंस कर दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि आयरन तो आपका बैलेंस्ड हो गया 3-3, ठीक है। H ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसको टच नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे O कितना है, 4 है, यहाँ पे O कितना है, 1, ये 1 है रिएक्टेंट में और इसमें 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई पर 4 कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग लगा नहीं सकते, नीचे में हम लोग को ऊपर में लगाना है, क्योंकि आगे बताएं आपको नीचे नहीं लगाना है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग 4 लगाते हैं, ये ऑक्सीजन तो आपका हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन देखिए यहाँ बढ़ गया। क्यों, क्योंकि आपको हम आगे बताया जो भी आगे होगा वो दोनों से रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन से भी आपका होगा और हाइड्रोजन से भी होगा। अब यहाँ 4 × 2 8 हो गया, और यहाँ पर कितना था, यहाँ 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अगर हम 4 लगा दें, क्योंकि यहाँ पे आपका कितना बन गया था, 4 × 8 बन गया था, और यहाँ पे कितना था, 2 था, तो × 4 कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये पूरे तरह से क्लियर हो गया। मतलब अगर हम लोग 3Fe + 4H2O प्लस यहाँ पे हम लोग फिर से 4 लगा दें, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। आप प्लीज़ हमारा चैनल्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉरवर्ड करना। थैंक यू।